कार हाई ग्रेड क्लब की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने कार लॉक की। उसी लम्हे पार्किंग बॉय ने उसे पार्किंग कार्ड दिया। इमरान पहली बार इस क्लब में आया था क्योंकि ये क्लब हाई ग्रेड अफसरों और साइंसदानों के लिए वक्फ था और इमरान ऐसे लोगों से बेहद अलर्जिक रहता था क्योंकि उसका ख्याल था कि ये लोग मसनूई ज़िंदगी गुजारते हैं और उनका हंसना, उनका बोलना और उनकी बातें सब मसनूई होती हैं। उसे डॉक्टर आजम के कमरे का नंबर मालूम था, इसलिए उसे काउंटर पर जाने की ज़रूरत न थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर आजम के कमरे के बंद दरवाजे पर मौजूद था। दरवाजे की साइड पर प्लेट पर डॉक्टर आजम का नाम और उसकी डिग्रियों की तफसील मौजूद थी। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस किया तो अंदर घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खोलना तो एक तरफ जवाब तक न दिया। उसी लम्हे एक वेटर वहां पहुंच गया। जनाब, कमरा तो लॉक्ड है, वेटर ने कहा। अच्छा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? इमरान ने कहा। जनाब, ये तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता 2 रोज पहले डॉक्टर साहब गैर मुल्की खातून के साथ गए थे और अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई, वेटर ने जवाब दिया और फिर वो आगे बढ़ गया। जबकि इमरान ने जेब से मास्टर की निकाली और लॉक खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। वो यहाँ की तलाशी लेना चाहता था और फिर डस्टबिन से उसे एक मुड़ा तुड़ा कागज मिल गया जिस पर कब्रिस, रेड वुल्फ और लेबॉर्ट्री के अल्फाज अलग-अलग जगहों पर हाथ से लिखे हुए थे और ऐसा लगता था जैसे कागज पर ये अल्फाज लिखने वाला ज़हनी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो और वो सोचने के साथ साथ अल्फाज लिखता रहा हो। इस तरह उसे सोचने के ज़ाविये मिल जाते हों। इमरान ने कागज़ को तह करके जेब में डाला और कमरे से बाहर आ गया। कमरे के हालात देखकर इमरान समझ गया था कि डॉक्टर आजम और जैनी फौरी तौर पर कमरे में वापस नहीं आएंगे क्योंकि किसी किस्म का सामान कमरे में मौजूद न था जो रहने के लिए ज़रूरी होता है। इमरान ये सब सोचता हुआ वापस पार्किंग में पहुंच गया। पार्किंग बॉय दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया। इमरान ने जेब से पार्किंग कार्ड और छोटी मालियत का नोट निकालकर पार्किंग बॉय के हाथ पर रख दिया। कब से यहाँ काम कर रहे हो? इमरान ने कदरे बड़ी मालियत का नोट निकालकर पार्किंग बॉय की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया जनाब, मैं गुज़िश्ता 4 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, पार्किंग बॉय ने जवाब दिया। डॉक्टर आजम की कार को पहचानते हो? इमरान ने कहा। यस सर। बहुत अच्छी तरह से। आप क्या मालूम करना चाहते हैं? पार्किंग बॉय ने कदरे बेचैन से लहजे में कहा। शायद उसे दूसरी कारों की तरफ जाने की जल्दी थी क्योंकि इमरान ने देख लिया था कि उसके अलावा एक और पार्किंग बॉय भी वहां काम कर रहा था। इमरान ने इस बार जेब से बड़ी मालियत का नोट निकाला और पार्किंग बॉय के हाथ पर रख दिया। इत्मीनान से मेरे सवालों का जवाब दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, हुक्म सर, पार्किंग बॉय ने जल्दी से बड़ी मालियत के नोट को जेब में डालते हुए कहा। मुझे डॉक्टर आजम ने मुलाकात का वक्त दिया हुआ है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो 2 रोज पहले एक गैर मुल्की खातून के साथ गए हैं और अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई। क्या ये बात दुरुस्त है? इमरान ने कहा। जी हाँ, दुरुस्त है। डॉक्टर आजम एक गैर मुल्की खातून के साथ कार में बैठकर यहाँ से गए थे। फिर कम अज कम मेरे सामने तो उनकी कार वापस नहीं आई, अलबत्ता मैंने उनकी कार बंदरगाह की मेन पार्किंग में देखी थी, पार्किंग बॉय ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। तुम वहाँ क्या लेने गए थे? इमरान ने पूछा। वहाँ रेड कारपेट नामी क्लब में मेरा भाई काम करता है, हम दोनों इकट्ठे ही मोटरसाइकिल पर वापस कर जाते हैं, पार्किंग बॉय ने जवाब देते हुए कहा। क्या पहचान है उनकी कार की? इमरान ने कहा तो लड़के ने बताया कि सफ़ेद रंग की चंद धारियाँ कार की निशानी हैं और साथ ही कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दिया। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और अपनी कार में बैठकर वो वहां से सीधा बंदरगाह पहुंचा। वहां मेन पार्किंग में डॉक्टर आजम की कार मौजूद न थी। इमरान ने पार्किंग बॉय से उस कार के बारे में पूछा। कौन सी कार जनाब? कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई निशानी? पार्किंग बॉय ने पूछा। तो इमरान ने रजिस्ट्रेशन नंबर और सफ़ेद रंग और सुर्ख धारियों के बारे में बता दिया। यस सर, ये कार डॉक्टर आजम साहब की थी। मुझे बताया गया था कि कार का ड्राइवर आकर कार ले जाएगा। मैं कार ले आने वाले से कार की चाबियां ले लूं और मैंने ऐसा ही किया। फिर डॉक्टर आजम साहब का ड्राइवर आया और मुझसे चाबियां लेकर कार में वापस चला गया, पार्किंग बॉय ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम डॉक्टर आजम और उनके ड्राइवर से पहले से वाकिफ थे? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, ये कार ही पहली बार यहाँ पार्किंग में आई थी। ड्राइवर ने आकर कहा कि वो डॉक्टर आजम साहब का ड्राइवर है तो मैंने चाबियां उसे दे दी।
क्योंकि मुझे यही हदायत की गई थी, पार्किंग बॉय ने कहा। जब ये कार आई तो इसमें कौन कौन सवार था? इमरान ने पूछा। एक 40 साल का मर्द था जो किसी फिल्म का हीरो लगता था। उसके साथ एक गैर मुल्की खूबसूरत लड़की थी। उस औरत ने इस मर्द को डॉक्टर सुहेल और डॉक्टर सुहेल ने उसे जैनी कहकर मुखातिब किया था। पार्किंग बॉय ने जवाब देते हुए कहा। तुमने देखा कि वो किधर गए थे? इमरान ने कहा। नहीं जनाब, यहाँ कारें आती जाती रहती हैं, हम बेहद मसरूफ रहते हैं, पार्किंग बॉय ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया और फिर पार्किंग से निकलकर वो एक तरफ मौजूद 2 मंजिला रेड कारपेट क्लब की तरफ बढ़ गया और फिर कुछ देर बाद वो क्लब के मैनेजर विलियम के ऑफिस में मौजूद था। विलियम टाइगर के हवाले से इमरान को पहले से पहचानता था, इसलिए विलियम ने काउंटर से उसका नाम सुनते ही उसे ऑफिस में बुला लिया था। तुम साइंसदान डॉक्टर आजम को जानते हो? इमरान ने रस्मी फिकरात बोलने के बाद पूछा। यस सर, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, विलियम ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए। कैसे जानते हो? तुम्हारा साइंस से क्या ताल्लुक? इमरान ने कहा। तो विलियम बेख्तियार हंस पड़ा। जनाब, मेरा साइंसदानों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन साइंसदानों का हमसे तो ताल्लुक रहता है। वो इंसान तो बहरहाल होते हैं। मैं 2 साल पहले यहाँ आया हूँ। इससे पहले शहर के क्लबों और होटलों में काम करता रहा हूँ और डॉक्टर आजम एक नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला थे। वो खास जिस्मानी तनासुब की माकना औरत को पूजने की हद तक चाहते थे और ऐसी औरतें बहुत कम सामने आती थीं। इसलिए डॉक्टर आजम हमारी मिन्नतें करते रहते थे कि उन्हें इस खास अंदाज की औरत से मिलवाया जाए और सारे साइंसदान और अफसरान इस बारे में जानते हैं, विलियम ने तफसील से बताते हुए कहा। तुमने पार्किंग बॉय को कहा था कि डॉक्टर आजम की कार आएगी, उसकी चाबियां लेकर वो उस आदमी को दे दे जो अपने आप को डॉक्टर आजम का ड्राइवर कहे, इमरान ने कहा। तो विलियम के चेहरे पर ऐसे तसरात ऊपर आए जैसे उसे इमरान की बात पर यकीन न आ रहा हो कि क्या वाकई इमरान ने ये बात की है। आपसे किसने कहा है कि मैंने ये बात की थी? विलियम ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। देखो विलियम, तुम अच्छे आदमी हो। टाइगर ने भी 2-3 बार तुम्हारी तारीफ की है, इसलिए तुम्हें उस बैनुल अक़वामी खेल में शामिल नहीं होना चाहिए, इमरान ने कहा। जी, मैंने कहा था, मैंने ये बात जैनी के कहने पर कही थी, विलियम ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। जैनी? वो कैसे? उससे तुम्हारे ताल्लुकात कैसे बन गए? इमरान ने कहा। काफरिस्तान का एक स्मगलर रामचंद्र मेरा दोस्त था। वो इस जैनी के साथ मुझसे मिलने आया। जैनी का तारुफ उसने ये कहकर कराया कि जैनी का ताल्लुक भी उसी स्मगलर तंजीम से है जिससे रामचंद्र का है, और फिर मैंने उनके छोटे छोटे कई काम किए और मुझे उन्होंने माकूल मुआवजा दिया। और फिर जैनी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं कार के सिलसिले में काम करूं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो कार के मालिक डॉक्टर सुहेल के साथ काफरिस्तान जा रही है, चुनांचे मैंने ये काम कर दिया। विलियम ने तफसील बताते हुए कहा। यह डॉक्टर सुहेल कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? इमरान ने कहा। मैंने ये नाम पहली बार सुना है, विलियम ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या तुम मालूम कर सकते हो कि जैनी कार को पार्किंग में छोड़कर कहाँ गई है, किस जरिए से गई है? तुम्हें उसका माकूल मुआवजा मिल सकता है, इमरान ने कहा। सॉरी जनाब, यहाँ निगरानी का कोई सेटअप मौजूद नहीं है, वरना मैं ज़रूर मालूम कर लेता, विलियम ने जवाब दिया। कोई टिप? इमरान ने जेब से बड़ी मालियत के नोट निकालकर सामने रखते हुए कहा और विलियम की आंखों में चमक ऊपर आई। हाँ, सुपर घाट का इंचार्ज जेफरे अगर चाहे तो मालूमात हासिल हो सकती हैं। उसके आदमी 24 घंटे सुपर घाट और उसके इर्द गिर्द के तमाम घाटों पर काम करते रहते हैं, विलियम ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम उससे मेरे सामने मालूमात हासिल करो तो ये रकम तुम्हारी, वरना मुझे आते तुम्हें और आते जेफरे को देने पड़ जाएंगे। ये 1 लाख रुपए हैं, इमरान ने कहा। तो विलियम ने इस बात में सर हिलाते हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया और दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यस सर, दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सुपर घाट के जेफरे से जहां भी वो हो मेरी बात कराओ, विलियम ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो विलियम ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर लाउडर का बटन एक बार फिर प्रेस कर दिया। यस, विलियम ने कहा। जेफरे से बात करें सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, विलियम बोल रहा हूँ, विलियम ने कहा।
यस सर, मैं जेफरे बोल रहा हूँ, मेरे लिए कोई हुक्म? एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लहजा मुअद्दबाना था। जेफरे, जैनी गार्शा को जानते हो ना? विलियम ने कहा। यस सर, आपने ही मुलाकात कराई थी, रामचंद्र के साथ आई थी वो, जेफरे ने जवाब देते हुए कहा। 2 रोज पहले जैनी किसी अजनबी डॉक्टर सोहेल के साथ बंदरगाह पहुंची और उन्होंने कार पार्किंग में रोकी और उतरकर कहीं चले गए। कार डॉक्टर आजम का ड्राइवर रात गए वापस ले गया। अगर तुम मालूम कर सको कि जैनी जहां से कहां गई थी और इत्तला हतमी हो तो तुम्हें 50,000 रुपए नकद मिल सकते हैं, विलियम ने कहा। मैं मालूम कर दूंगा, सिर्फ 10-15 मिनट दे दें, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, लेकिन इत्तला हतमी होनी चाहिए, वरना तुम्हारे और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, विलियम ने कहा। फिक्र मत करें, मुझे मालूम है कि ऐसी पार्टियों के लिए ठोस काम करके आइंदा के लिए भी स्कोप बनाया जा सकता है। ओके, मैं 10-15 मिनट बाद खुद फोन करूंगा, जेफरे ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो विलियम ने भी रिसीवर रख दिया। तुम्हें इस पर शक है, इसलिए बार बार हतमी मालूमात देने की बात कर रहे थे, इमरान ने कहा। लालची आदमी है इसलिए कह रहा था, लेकिन अब वो गलत बात नहीं करेगा, विलियम ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 25 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो विलियम ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, विलियम ने कहा। जेफरे की कॉल है सर, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। कराओ बात, विलियम ने कहा और उसके साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। जेफरे बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद जेफरे की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? विलियम ने कहा। जैनी और उसके साथ एक मकामी मर्द था, ये दोनों ईस्टर्न साहिल पर मौजूद स्पेशल लॉन्च पर बैठकर पाकिस्तानी समुद्री हदूद में आगे मौजूद एक सुपर ट्रॉलर में सवार हो गए थे, जेफरे ने कहा और फिर खामोश हो गया। तुम्हारा मतलब है कि ये दोनों काफिरिस्तान चले गए हैं, विलियम ने कहा। मुझे जहां तक इल्म हुआ है मैंने बता दिया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे अगर थोड़ा सा मुआवजा और दें तो इस सुपर ट्रॉलर का कैप्टन गास्को यहाँ मौजूद है, वो हतमी तौर पर बता सकेगा कि वो उन्हें कहाँ छोड़ आया है, जेफरे ने जवाब दिया। कैप्टन गास्को कहाँ है? उसका फ़ोन नंबर तो लाजमन होगा तुम्हारे पास, विलियम ने कहा। फ़ोन नंबर तो नहीं है, लेकिन कैप्टन कॉलोनी की कोठी नंबर 11 में रहता है, जेफरे ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो यहाँ मौजूद है? विलियम ने कहा। तो इमरान ने इस तरह सर हिलाया जैसे इस सवाल पर वो विलियम को खराजे तहसीन पेश कर रहा हो। वो सुबह वापस आया है, मैं अपने दोस्त राडिश से मिलने गया था, वापस आ रहा था कि कैप्टन गास्को को मैंने अपनी कोठी की तरफ जाते देखा और मुझे मालूम है कि वो शाम तक घर में पड़ा आराम करता रहेगा, जेफरे ने जवाब देते हुए कहा। उसे तुम्हारी टिप दी जाए तो क्या वो सच बता देगा? मुआवजा उसे नकद दिया जाएगा, विलियम ने कहा। हाँ बेशक, उसे मेरा हवाला दे दें, जेफरे ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अपना मुआवजा वापसी पर क्लब से लेते जाना, विलियम ने कहा और रिसीवर रख दिया। थैंक यू विलियम, ये रख लो, इमरान ने मेज पर रखे हुए करेंसी नोटों की गुड्डी विलियम की तरफ बढ़ाते हुए कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। थैंक यू सर, विलियम ने जल्दी से नोटों की गुड्डी उठाकर जेब में डालते हुए कहा और उसके साथ ही वो भी उठकर खड़ा हो गया और इमरान उससे मुसाफिया करके वापस मुड़ा और थोड़ी देर बाद उसकी कार कैप्टन कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, जो वहीं बंदरगाह के एरिया में थी। कॉलोनी के गिर्द ऊंची चार दीवारी थी और कॉलोनी के आगाज में बाकायदा चेक पोस्ट बनी हुई थी, लेकिन लोग और कारें आ जा रही थीं, कोई चेकिंग न हो रही थी। इमरान भी इत्मीनान से चेक पोस्ट क्रॉस करके कॉलोनी में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद उसकी कार कोठी नंबर 11 के बंद फाटक के सामने पहुंच चुकी थी। कोठी के सतून पर कैप्टन गास्को का नाम भी दर्ज था। इमरान ने कार से उतरकर सतून पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा गेट खुला और बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ गया। जी साहब, सिक्योरिटी गार्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कैप्टन गास्को से कहो कि स्पेशल पुलिस फोर्स का कमांडर उनसे मुलाकात के लिए आया है, इमरान ने कहा। ओह अच्छा सर, आइए मैं फाटक खोल देता हूँ। साहब तो सो रहे होंगे, मैं उन्हें उठाकर आपके बारे में बताता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड ने स्पेशल पुलिस फोर्स का नाम सुनते ही मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और वापस मुड़कर छोटे गेट से अंदर चला गया।
फिर बड़ा फाटक खुला तो इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। एक तरफ गैराज था जिसमें पुराने मॉडल की एक कार मौजूद थी। इमरान ने कार पार्किंग में रोकी तो वो सिक्योरिटी गार्ड फाटक बंद करके गैराज की तरफ आ रहा था। फिर इमरान उसकी रहनुमाई में एक कमरे में पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड उसे वहां छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसने ट्रे में लोकल मशरूब का एक गिलास रखा हुआ था। क्या यहाँ कैप्टन साहब अकेले रहते हैं? इमरान ने गिलास उठाते हुए कहा। जी, कैप्टन साहब की बेगम अपने दोनों बच्चों समेत अपने मेके गई हुई हैं। 2 रोज से वो वहीं हैं। अब कैप्टन साहब और मैं यहाँ मौजूद हैं। मैंने कैप्टन साहब को आपका बता दिया है, वो तैयार होकर आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा और खाली ट्रे उठाए वापस चला गया। फिर कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में एक उधेड़ उम्र आदमी दाखिल हुआ। वो अपने अंदाज से ही बहरी कैप्टन दिखाई दे रहा था। इमरान उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम अली इमरान है और मैं स्पेशल फोर्स का कमांडर हूँ, इमरान ने कहा और जेब से एक कार्ड निकालकर उसने कैप्टन के सामने लहराया और फिर उसे वापस जेब में रख लिया। आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, कोई खास बात? कैप्टन गास्को ने रस्मी फिकरात की अदायगी के बाद कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा। आप एक सुपर ट्रॉलर के कैप्टन हैं। हमारे पास मुसद्दका इत्तलात हैं कि एक गैर मुल्की लड़की जिसका नाम जैनी है, एक मकामी मर्द के साथ जिसका नाम डॉक्टर आजम है, पाकिस्तानी समुद्री हदूद के बाहर से गैर कानूनी तौर पर आपके ट्रॉलर में सवार हुए थे। हमारे पास 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि आपको स्पेशल पुलिस फोर्स के हेडक्वार्टर ले जाकर आपसे तफ्तीश की जाए, लेकिन इस तरह आपकी इज्जत खत्म हो जाती। ये दोनों गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से फरार हो रहे थे। आपने उनकी मदद करके गैर कानूनी काम किया है। मैं खुद यहाँ इसलिए आया हूँ कि अगर आप मुझे सच बता दें कि इन दोनों को आप कहाँ ले गए और किसके कहने पर ले गए तो आपका नाम भी हम इस केस में भूल जाएंगे, वरना इमरान बात करते करते खामोश हो गया। ऐसा अक्सर होता रहता है, इसलिए मैंने तो उसे कभी गैर कानूनी तस्वर नहीं किया। आइंदा ख्याल रखा करूँगा। आपने इन दोनों के जो नाम बताए हैं वो गलत हैं। लड़की का नाम जैनी जरूर था, लेकिन उस मर्द का नाम डॉक्टर सुहेल था। उसके पास उसी नाम से दुरुस्त कागजात भी थे। मैंने उन्हें कानका की समुद्री हदूद में उतार दिया था। वहां पर एक सुपर लॉन्च पहले से मौजूद थी जो इन दोनों को लेकर कानका की बंदरगाह की तरफ रवाना हो गई और हम अपने सफर पर आगे बढ़ गए, कैप्टन गास्को ने जवाब देते हुए कहा। आपने उस मकामी के कागजात खुद देखे थे, इमरान ने कहा। आप पहले वादा करें कि मेरा नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि जो नाम मैं आपको बताने वाला हूं वो शख्स बेहद ताकतवर और असर रसूख वाला है। वो मेरा और मेरी फैमिली का खात्मा कर देगा, कैप्टन गास्को ने खौफजदा से लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें, ये मेरा वादा है कि आपका नाम किसी सूरत सामने नहीं आएगा, इमरान ने कहा तो कैप्टन गास्को के चेहरे पर इत्मीनान के तसरात उभर आए। वो पाकिस्तान, कानका और काफरिस्तान के समुद्रों पर हुकूमत करता है। बहुत बड़ा बैरी स्मगलर है। उसका बहुत बड़ा गैंग है। पाकिस्तान, कानका और काफरिस्तान की हुकूमत उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। उसका नाम अफजल है। उसे डबल ए कहा जाता है। उसके आदमी ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं जैनी और डॉक्टर सुहेल को पाकिस्तान की समुद्री हदूद से पिक करके कानका पहुंचा दूं, और मैं ऐसा करने पर मजबूर था और मैंने ऐसा ही किया, कैप्टन गास्को ने तफसील से बात करते हुए कहा। आज पहली बार सुन रहा हूं कि पाकिस्तान से फरार होने वाले कानका गए हैं, वरना तो काफरिस्तान ही जाते रहते हैं, इमरान ने कहा। हाँ, ऐसा होता तो है, लेकिन बहुत कम, कैप्टन गास्को ने जवाब दिया। ओके, अब मैं चलता हूं। आप सब कुछ भूल जाएं और बेफिक्र रहें, आपका नाम सामने नहीं आएगा, इमरान ने कहा और फिर कैप्टन गास्को से मुसाफिहा करके वो कमरे से निकला और गैराज की तरफ बढ़ गया। कैप्टन गास्को उसे सी ऑफ करने खुद कार तक आया। सिक्योरिटी गार्ड ने फाटक खोला तो इमरान कार लेकर बाहर आ गया। अफजल या डबल ए का नाम उसके जहन में गूंज रहा था। उसका जैनी और उसके साथ डॉक्टर आजम या जो भी नाम लिया गया हो को यहाँ से इस तरह आसानी से निकाल देने का मतलब था कि उसके तल्लुकात न सिर्फ इन 3 मुल्कों में बल्कि यहूदी एजेंटों के साथ भी हैं, क्योंकि रेड वुल्फ बहरहाल यहूदी एजेंसी ही थी। इमरान ने कार एक साइड पर रोकी और फिर जेब से सेलफोन निकालकर उसने टाइगर का नंबर प्रेस कर दिया। टाइगर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर,
क्या तुम बैरी स्मगलर अफजल उर्फ डबल ए को जानते हो? इमरान ने कहा, नाम तो बहुत सुना है, लेकिन वो यहाँ नहीं बल्कि काफिरिस्तान में रहता है। यहाँ तो सुना है कि कभी कभार ही उसकी आमद होती है। आप क्यों पूछ रहे हैं बॉस? टाइगर ने पूछा तो इमरान ने मुख्तसर तौर पर जैनी और डॉक्टर आजम के मुल्क से फरार होने की तफसील बता दी। आपका मतलब है कि डॉक्टर आजम खुद अपनी मर्जी से गया है? टाइगर ने कहा, हाँ, उस लड़की जैनी के यहाँ खासे तल्लुकात हैं। वो डॉक्टर आजम का नाम और कागजात तक तब्दील कराकर और शायद उसके चेहरे पर मेकअप कराकर उसे साथ ले गई है, ताकि किसी तरह ये मालूम ना हो सके कि डॉक्टर आजम को मुल्क से बाहर ले जाया गया है और हम उसे यहीं तलाश करते रह जाएं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो अब क्या हुक्म है? टाइगर ने कहा, आइंदा जब भी अफजल या डबल ए पाकेशिया आए तो मुझे बताना, उसका खात्मा करना पड़ेगा। वो अब अपनी हदूद से बाहर आ गया है और उसने यहूदी एजेंसी के इशारों पर पाकेशिया के कौमी मफादात को नुकसान पहुंचा दिया है। इमरान ने कहा, यस बॉस, मैं इतला दे दूंगा, लेकिन अब डॉक्टर आजम को तो वापस लाना होगा। टाइगर ने कहा, जब वो खुद गया है तो हम कहाँ उसके पीछे भागते रहेंगे। बहरहाल मैं चीफ को रिपोर्ट कर दूंगा, फिर चीफ ही सर दावर से मशवरा करके कोई फैसला करेंगे। इमरान ने कहा, ओके बॉस। टाइगर ने कहा तो इमरान ने अल्लाह हाफिज कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया और सेल फोन जेब में डालकर कार आगे बढ़ा दी। वो अब दानिश मंजिल जा रहा था ताकि डॉक्टर आजम के बारे में हतमी फैसला किया जा सके। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।